स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टाइप अकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर 2 देखेंगे। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। तो इससे पहले का जो चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि कैसे जो है यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं ट्रेडिंग के पर्पज से। ठीक है, वो किस चीज की ट्रेडिंग के लिए आते हैं? कपड़े हो गया, मसाले हो गया, जो यूरोपियन मार्केट में मतलब बहुत ही डिमांड में थे, उनकी ट्रेडिंग के लिए आते हैं। और कैसे जो हम यहाँ के लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, यहाँ के जो वीक मुगल रूलर्स हैं उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, उनसे कंसेशन पाने, ट्रेडिंग में कंसेशन पाने की कोशिश करते हैं। वो नहीं मानते हैं तो उनके जो मतलब घुसपैठ करके मतलब कैसे भी करके जो है वो यहाँ पे अपने जो पावर है वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। और उनका जो उद्देश्य ये ट्रेडिंग रहता है, लेकिन जो उद्देश्य से हटके वो यहाँ पे क्या है, टेरिटरी बना देते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, ठीक है, ट्रेडिंग करने आए रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर देते हैं। तो कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। तो किस कंपनी की बात हो रही है? हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म करते हैं वो यहाँ पे। ठीक है, कंपनी फॉर्म करते हैं जिसे क्या कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यही कंपनी जो है यहाँ पे अपना पूरा साम्राज्य मतलब वो कर लेती है, साम्राज्य स्थापित कर लेती है। यहाँ के लोगों को वो क्या है, हमेशा दबा के रखते हैं, सब्जुगेट करके रखते हैं। ये सारी चीजें जो है हम पूरे क्लास 8th की हिस्ट्री में एकदम सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे। हम ये भी जानेंगे कि अपने 15 अगस्त तो मनाते हैं, हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे हम क्यों मनाते हैं, उस सारे जो सवालों का आपको जवाब जो है, कैसी जो पूरी कहानी चलते हुए आएगी, वो सारा जो है आपको 8th क्लास की हिस्ट्री में देखने के लिए मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। Aurangzeb was the last of the powerful Mughal rulers. He established control over a large part of the territory that is now known as India. ठीक है, औरंगजेब जो था वो लास्ट रूलर क्या था, मुगल रूलर, पावरफुल मुगल रूलर, जिन्हें और क्या कहा जाता है, ग्रेट मुगल रूलर। तो उन्होंने कहा एस्टेब्लिश किया बहुत सारा जो पार्ट है, वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी, और जिसको क्या हम बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं। आफ्टर हिज डेथ इन 1707, तो औरंगजेब की डेथ कब हुई, 1707। मैनी मुगल गवर्नर्स, ठीक है, जो मुगल गवर्नर्स है, सूबादार और बिग जमींदार began asserting their authority and establishing regional kingdom। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने पहले देखा है कि जो औरंगजेब है उसके बाद जो है वीक मुगल रूलर्स के अंडर जो है मुगल गवर्नर्स, ठीक है, वो अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते थे वीक मुगल रूलर्स जो है, तो उनके अंडर जो मुगल गवर्नर्स थे और जो बिग जमींदार थे, बड़े बड़े जो जमींदार है, वो अपनी अथॉरिटी जमाना चालू कर देते हैं। अपना साम्राज्य, छोटा छोटा जो साम्राज्य है, जिसे क्या कहा जा रहा है, रीजनल किंगडम्स अपना स्थापित करने लग जाते हैं। एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। तो जैसे कि पहले जो है मुगल रूलर्स की क्या राजधानी थी, दिल्ली थी। तो जैसे कि दिल्ली में जो मुगल रूलर्स बैठे हैं, जो वीक मुगल रूलर बैठे हैं, जैसे सिराजुद्दौला हो गया, अलवर्दी खान, अभी हम बाकी चीजों को भी देखेंगे। तो जैसे जैसे जो है जो छोटे छोटे पावरफुल रीजनल किंगडम्स उभर के आने लग गए, ठीक है, अपना साम्राज्य स्थापित करने लग गए, जो दिल्ली है उसका इंपॉर्टेंस क्या हो गया, धीरे धीरे खत्म होने लग गया। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, सेकेंड हाफ के आते आते मतलब 1750 के आते आते, हाउएवर न्यू पावर वाज इमर्जिंग ऑन पॉलिटिकल हॉरिजॉन। एक नया पावर इमर्ज होकर आ रहा था, रोज हो रहा था। वो क्या था, जो पॉलिटिकल हॉरिजॉन है, मतलब जो हमारी जो हॉरिजॉन का मतलब क्षितिज होता है, तो हॉरिजॉन मतलब जो हमारा जो पॉलिटिक्स है, इंडियन पॉलिटिक्स है, वहां एक नया पावर इमर्ज होकर आया, जो क्या है, ब्रिटिश, द ब्रिटिश। डिड यू नो दैट ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वेर रिलुक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज। देखिए ब्रिटिश कैसे क्या सोच के आए थे यहाँ पे, क्या किस उद्देश्य से आए थे, एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी बनाने के लिए आए थे, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था, कुछ अलग ही था। उनका उद्देश्य क्या था कि यहाँ की जो टेरिटरीज है, यहाँ का जो एरिया है, उनके ऊपर कब्जा करना। हाउ डिड दे केम टू बी मास्टर्स ऑफ अ वास्ट एम्पायर? इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। तो हमको इस चैप्टर में ये क्वेश्चन है, उसके आंसर मिलेगी, कैसे ये इतना बड़ा जो साम्राज्य है, मतलब जो इंडिया, इतना बड़ा इंडिया है, उसके पूरे जो एरिया है उसमें इन्होंने कब्जा कर लिया, कैसे किया, क्यों किया और किसके हेल्प से किया, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट ये जो पूरा चैप्टर्स में देखेंगे। तो यहाँ पे एक पिक्चर है, ठीक है, बहादुर शाह जफर एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन होडसन। ठीक है, ये पिक्चर दी हुई है। ये कौन है, बहादुर शाह जफर, ठीक है, लास्ट मुगल रूलर है ये। तो आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुगल रूलर बट मुगल एम्परर्स कंटिन्यू टू बी सिंबॉलिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो औरंगजेब के बाद जो है कोई पावरफुल मुगल रूलर नहीं था, लेकिन जो है क्या है, मुगल एम्परर्स की क्या है, उतनी ही इंपॉर्टेंस
थी, ठीक है, पावरफुल नहीं थे, लेकिन हाँ ये मुगल रूलर है करके, मुगल के साम्राज्य के शासक है करके ये इंपॉर्टेंस रखते थे। इनफैक्ट व्हेन ए मासिव रेबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश ब्रोक आउट इन 1857, बहादुर शाह जफर द मुगल एम्परर एट द टाइम वाज सीन एज अ नेचुरल लीडर, ठीक है। तो जब 1857 में जो है एक रिवॉल्ट ब्रोक आउट हुआ, एक मतलब ये ब्रिटिशर्स के प्रति जो विरोध है वो स्टार्ट हुआ, तब जो है बहादुर शाह जफर जो है, जो मुगल एम्परर थे उसके टाइम में, एक नेशनल लीडर के रूप में उभर के आए। वंस द रिवॉल्ट वाज पुट डाउन बाय द कंपनी, बहादुर शाह जफर वाज फोर्स्ड टू लीव द किंगडम एंड हिज सन्स वेयर शॉट इन कोल्ड ब्लड। तो यहाँ पे जब जो रिवॉल्ट जो है, जो विद्रोह जो है वो, मतलब जो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो बहादुर शाह जफर है जो हारने लग गए, तो यहाँ पे क्या है, बहादुर शाह जफर को क्या है, उनको फोर्स किया गया था कि वो लीव करें यहाँ से, मतलब चले जाएं, और जो उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बेटे हैं, उनको क्या है शॉट कर दिया गया था, मतलब उन्हें गोली बंदूक से खत्म कर दिया गया था इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड मतलब एकदम विदाउट मर्सी, मतलब एकदम निर्दयता के साथ उनका कत्ल कर दिया गया। अब यहाँ पे हमको देखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कहाँ से आई, कैसे आई, उसको हमको देखना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स फ्रॉम ईस्ट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कहाँ से आ रही है, ईस्ट से आ रही है। तो यहाँ पे हम मैप में देख सकते हैं, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया है, बॉम्बे है, मद्रास है, कलकत्ता है। तो 3 सेंटर्स हुआ करते थे। तो ये यहाँ पे जो यूरोप है, यहाँ से यूरोपीय एक आइलैंड है, ब्रिटिश आइलैंड, वहां से ये लोग देखिए, यहाँ से अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप से होते हुए इधर आ रहे हैं, ठीक है। 2-3 रास्ते हैं, सी रूट है, वहां से ये आर रूट्स टू इंडिया इन 18th century. In 1600, the East India Company acquired a charter from rule of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with East. तो देखिए 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको क्या मिलता है, चार्टर मिलता है। चार्टर मतलब एक अधिकार पत्र मिलता है, किससे, जो इंग्लैंड की जो रूलर थी, ठीक है, इंग्लैंड की जो रूलर थी कौन थी, क्वीन इलिजाबेथ I। वो क्या ग्रांट कर रही है, वो क्या इनको पावर दे रही है कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके पास ही, सिर्फ और सिर्फ उनके पास ही अधिकार है कि वो जाके इंडिया में ट्रेड कर सके। दिस मीन्ड दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि इंग्लैंड में जो और भी जो भी ट्रेडिंग ग्रुप है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ नहीं जाएगा और इंडिया में जाकर ट्रेडिंग नहीं करेगा। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियन लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स एट अ चीप प्राइस। तो यहाँ पे देखेंगे इस चार्टर से क्या क्या मतलब होता है। तो कंपनी जो है वो क्या है, ओशियंस के रास्ते थ्रू नए लैंड्स को देखते हुए जा सकती है और वहां से जो है चीप प्राइसेस में जो है गुड्स खरीद के और उनको यूरोप में लाके सेल कर सकती है हायर प्राइसेस में। The company did not have to fear competition from other English trading companies. ठीक है, तो जो इससे इस चार्टर के मिलने के बाद जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को उनको कोई डर नहीं था कि उनको कोई अदर जो इंग्लिश कंपनीज है उनसे कोई कंपटीशन फेस करना पड़े। Mercantile trading companies in those days make profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. ठीक है, तो यहाँ पे जो मर्सेंटाइल का मतलब है बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइसेस। तो मर्सेंटाइल क्या होती है, एक बिजनेस, एक कंपनी होती है जो सामान जो है सस्ते दाम में खरीदती है और उन्हें जाके महंगे प्राइसेस में जो है बेचती है। तो ये जो ट्रेडिंग कंपनी थी कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये जो कंपनीज हुआ करती थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं हो रही, जो भी इस तरीके की ट्रेडिंग कंपनीज होती थी वो कैसे प्रॉफिट कमाती थी कि वो मतलब एक चार्टर, मतलब एक अधिकार पत्र ले लेती थी कि भाई हम ही उस एरिया में जाकर ट्रेड करेंगे, जिससे क्या हमको कोई कंपटीशन भी फेस नहीं करना पड़ता था और वो क्या है चीप प्रोडक्ट्स लेकर सेल डियर, मतलब उसको हाई प्राइसेस में बेच सके। The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the ईस्टर्न मार्केट। ठीक है, तो रॉयल चार्टर जब उनको मिला था उसके मिलने के बाद भी जो है वो जो अदर जो ईस्टर्न यूरोपियन पावर्स वाली जो कंपनी है उनको ईस्टर्न मार्केट में जो है, ईस्टर्न कंट्रीज में जो है एंटर करने के लिए रोक नहीं सक रही थी। देखिए ईस्टर्न मार्केट क्यों बोल रहे हैं, देखिए ये जो है ये यूरोप वाला पार्ट है, ये इंग्लैंड वाला पार्ट है, ये अफ्रीका वाला पार्ट है। अब ये इंडिया किस डायरेक्शन में, अगर यहाँ से हम देखेंगे तो इंडिया किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो समझ में आया क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जा रहा है, क्यों ईस्टर्न मार्केट बोला जा रहा है।
By the time the first English ship sailed down the west coast of Africa around the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in गोवा। ठीक है, तो जब तक जो इंग्लिश कंपनीज जो है उनके शिप जो है मतलब यहाँ से देखिए कहाँ से ये आ रहे हैं, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से होते हुए ये जो केप ऑफ गुड होप है, ठीक है, यहाँ से देखिए जो हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, यहाँ से ये जो यहाँ से ऐसे मतलब ये गोल एक सब राउंड टाइप का करते हुए आ रहे, कहाँ अफ्रीका से होते हुए केप ऑफ गुड होप से होते हुए कहाँ आ रहे हैं, इंडिया आते हुए। जब तक ये इंडिया में पहुंचे उससे पहले जो है पोर्चुगीज जो है कहाँ पहुंच चुके थे, इंडिया पहुंच चुके थे, और उनका जो है वेस्टर्न कोस्ट जो है इंडिया में कहाँ पे बेस था, गोवा में। ठीक है, इनफैक्ट इट वाज वास्को डी गामा। ठीक है, कौन था वास्को डी गामा? पोर्चुगीज एक्सप्लोरर हु हैज डिस्कवर्ड दिस सी रूट टू इंडिया इन 1498। तो 1498 में जो है ऑलरेडी जो है पोर्चुगीज इंडिया पहुंच चुके थे फॉर ट्रेडिंग पर्पस। बाय द अर्ली 17th century द डच too were exploring the possibilities to trade in Indian Ocean. Soon the French traders arrived on the scene. तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ उससे पहले कौन आ चुका है, देखिए 17th century में जो है जो अर्ली 17th century वहां पे डच जो है वो लोग भी रास्ता खोज रहे थे, देख रहे थे कि कैसे जो है इंडियन ओशन में आए और यहाँ पे ट्रेड करें, और उसी समय जो है फ्रेंच भी जो है यहाँ पे सीन में आ चुके हैं। तो कितने लोग आ गए भाई इंडिया में ट्रेड करने के लिए? पोर्चुगीज है, फ्रेंच है, डच है और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे ब्रिटिशर्स कहा जा रहा है। द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वेर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। और प्रॉब्लम क्या थी इन कंपनीज के साथ में कि सारे लोगों को एक ही चीज खरीदना था, और इसमें क्या क्या आएगा आपका जो है कपड़े हो गया और मसाले हो गया, जो यूरोपियन मार्केट जो बाहर के मार्केट है वहां पे बहुत ही फेमस थे। द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमम टू बेयर इन ग्रेट डिमांड। तो ये क्या है, मसाले हैं। पेपर जो काली मिर्च होती है उसको पेपर बोलते हैं, क्लोव लौंग, कार्डमम इलायची, सिनेमम दालचीनी। और आपको इनके बारे में नहीं पता है तो आप अपने घर के किचन में जाके अपनी मदर या फादर से इनके बारे में पूछ सकते हैं। द कॉम्पिटिशन अमंग्स द यूरोपियन कंपनी inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased and this reduced the profit that could be earned। तो देखिए जो यूरोपियन कंपनीज जो है इनके बीच में कंपटीशन हो रहा है, तो इसके कारण क्या है जो मतलब इसके कारण जो है इनवेटिवली मतलब ये लोग जो है मतलब ये नहीं कर पा रहे थे, मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इनके कंट्रोल के अंदर हो गया, प्रिवेंट नहीं कर पा रहे थे इस चीजों को। क्या हो गया इससे, क्या हो गया जो प्राइसेस है सारे गुड्स की ये क्या हो गया, इंक्रीज होने लग गया। तो इससे क्या जो प्रॉफिट वो अर्न करते थे वो क्या हो गया, कम होने लग गया। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लरिश वाज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर्स। और अगर किसी ये जो 4 ट्रेडिंग कंपनीज है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उनको यहाँ अच्छे से ट्रेड करना है, अच्छा प्रॉफिट कमाना है, फ्लरिश करना है, फ्लरिश मतलब अच्छे से मतलब फलना फूलना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। एलिमिनेटिंग मतलब हटाना पड़ेगा किनको, अपने जो राइवल जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको, जो दुश्मन है उनका उनको हटाना पड़ेगा। अब दुश्मन क्या कौन हुआ भाई, अगर पोर्चुगीज है तो उनके दुश्मन जो बाकी 3 हो गए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो उसके बाकी 3 हो गए। ठीक है, द अर्ज टू सिक्योर मार्केट देयरफॉर लेड टू फियर्स बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। ठीक है, तो जो इनकी जो इच्छा थी एकदम स्ट्रॉन्ग नीड था कि वो ये जो मार्केट है उनको सिक्योर करके रखे, अपने अंडर में रखें, तो इससे क्या है बहुत ही भयंकर बैटल्स भी हुए ये जो ट्रेडिंग कंपनीज है उनके बारे में हमको ये जो बैटल्स हुए उसके बारे में हमको नहीं देखना है। Through the 17th and 18th century, they regularly sank each other's ship, blockaded routes, prevented rival ships from moving with supplies of गुड्स। तो देखिए 17 और 18 सेंचुरी के जो समय था उस समय ये क्या करते थे, एक दूसरे का शिप है उसको डुबा देते थे। ठीक है, कैसे भी करके जो हमला करके जो एक दूसरे का शिप है उसको डुबा देते थे। ब्लॉकेडेड मतलब नाकाबंदी कर देते थे, जो रास्ते हैं वहां पे वो नाकाबंदी कर देते थे, और या तो फिर क्या करते थे कि मतलब रोक देते थे, जो राइवल शिप्स है उनको रोक देते थे, वो जो सप्लाईज वो लेके जा रहे हैं, गुड्स वगैरह लेके जा रहे हैं उसमें। ट्रेड वाज कैरिड आउट ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वेयर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। तो अब ट्रेड किस तरीके से होता था कि मतलब भाई गोला बारूद जो है, गन वगैरह है वो रख के ट्रेडिंग करना पड़ता था, नहीं तो जो सामने वाला जो राइवल कंपनी है
वो उनके जो सामान है उसको हानि पहुंचा देगा, उनकी शिप्स को हानि पहुंचा देंगे। और क्या है, ट्रेडिंग पोस्ट को जो एकदम बिल्कुल अच्छे से 45 मतलब एकदम बाउंड्री करके रखा जाता था, सेफ रखा जाता था। This effort to fortify settlement and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers. अब ये जो है, ये तो बाकी चारों कंपनीज हो गए जो बाहर के आए हैं, और जो लोकल रूलर है उनके साथ भी जो है इनका हस्तक्षेप हो जाता था, मतलब इनके साथ भी जो है प्रॉब्लम होता था, कॉन्फ्लिक्ट होता था। किसके लिए? ये जो है ये 45 करते जा रहे थे, सेटलमेंट्स वगैरह बनाते जा रहे थे इस चीजों के लिए। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो कंपनी जो है, ये कंपनीज है, चारों कंपनीज है, ये जो ट्रेड हो रहा था और ये जो पॉलिटिक्स है उसको सेपरेट नहीं कर पा रही थी। तो लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड। तो ये कैसे हुआ, सारा चीज हमको देखना है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। तो ये कहाँ पे आ गए हैं, अब बंगाल जो है वहां पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखना है, फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली इन 1651। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ पे बनाई गई? बंगाल में बनाई गई। और किसके किनारे? रिवर हुगली के किनारे, जिसके किनारे में जो बंगाल है वो सिचुएटेड है। और कब? 1651 में, ठीक है, 17th सेंचुरी में। This was the base from which the company's traders known at that time as factors operated। तो हमने फैक्टर्स के बारे में इससे पहले वाले जो 7th क्लास में हमने देखा था। फैक्टर्स कौन है? वो ऑफिशियल्स है जो ट्रेडिंग मतलब जो बाय गुड ट्रेडिंग के लिए मतलब ट्रेडिंग के लिए जो अपॉइंटेड ऑफिशियल्स है उनको फैक्टर्स कहा जाता है। तो ठीक है, तो कंपनीज बेस, ठीक है, ये जो बेस है जिसने बंगाल में जो बना के रखा है, वहां से जो कंपनी ट्रेडर्स है, ठीक है, वो एट द टाइम ये जो फैक्टर्स है उसको ऑपरेट करते थे। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउसेस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वेयर सोल्ड एंड इट हैड ऑफिसेस वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट। तो ये जो फैक्ट्री है, इनके पास क्या होता था? वेयर हाउसेस। वेयर हाउस मतलब गोदाम होता था, जहां पे जो गुड्स है जिनको एक्सपोर्ट किया जाना है बाहर के मार्केट में, उसको स्टोर करके रखते थे। और ऑफिसेस भी होते थे जहां पे जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, ये जो फैक्टर्स कहा जा रहा है, ये जो है वहां पे बैठा करते थे। एज ट्रेड एक्सपांडेड, ठीक है, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ने लगा, द कंपनी परस्यूडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। तो कंपनी की क्या इच्छा हुई, क्या उन्होंने मनाया, मतलब एकदम राजी कर लिया कि जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स हैं वो भी आए और वो जो कंपनी है उसके पास में आके सेटल हो जाए। बाय 1696, ठीक है, 1651 में है, 1696 तक करीबन 20 साल के बाद इट बिगैन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। और इसके बाद जो है वो अपना लिए जो किला वगैरह बनाना, फोर्ट बनाना चालू कर दिए, जो सेटलमेंट्स उन्होंने बनाए थे वहां पे। 2 years लेटर इट ब्राइब मुगल ऑफिशियल्स इनटू गिविंग कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस। अब 2 साल बाद उन्होंने क्या किया, जो मुगल के जो ऑफिसर्स थे, जो सूबेदार हो गए, उनके जो गवर्नर्स हो गए, उनको क्या किया? रिश्वत दिया, ब्राइब मतलब रिश्वत दिया, क्या कि वो कंपनी को जमींदारी राइट्स दे दे 3 विलेजेस की, 3 गांव की जमींदारी राइट्स देती। वन ऑफ दिस वाज कलिकता, ठीक है, और ये 3 गांव है, उसमें से एक गांव कौन सा था? कलिकता था, विच लेटर ग्रीव इनटू द सिटी ऑफ कैलकाटा और कोलकाता एज इट इज नोन टुडे। ठीक है, और ये जो सिटी है वो आगे जो ग्रो के पहले इसे कैलकाटा कहा जाता था, अब इसे कोलकाता कहा जाता है। इट वॉज परस्यूडेड दैट it also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company the right to trade duty free। तो यहाँ पे जो है उन्होंने राजी कर लिया मुगल एम्परर किसको? औरंगजेब को, कि वो एक इशू करे, फरमान करे, एक रॉयल ऑर्डर की कंपनी जो है वो यहाँ पे आके ट्रेड कर सकती है, वो भी कैसे? ड्यूटी फ्री, उनको कोई भी टैक्स वगैरह नहीं पटाना पड़ेगा। So the company tried continuously to press for more concession and manipulate existing privileges। ठीक है, तो कंपनी जो है वो मतलब लगातार जो कोशिश करती रहती थी कि उनको ज्यादा से ज्यादा क्या है? कंसेशन मिले, मतलब छूट मिले, और जो एक्सिस्टिंग प्रिविलेज है, जो उनको अभी जो अधिकार दिया गया है, उनमें चेंजेस करवाते रहते थे। तो औरंगजेब फरमान फॉर इंस्टेंट हैड ग्रांटेड ओनली कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। ठीक है, जो औरंगजेब ने फरमान दिया था उसमें क्या दिया था? उन्होंने क्या ग्रांट किया था उनको? कि जो कंपनी है वो सिर्फ राइट, उनको ट्रेडिंग राइट मिला है कि ट्रेड कर सकते हैं ड्यूटी फ्री, मतलब उनको कोई टैक्स नहीं देना है ट्रेडिंग के लिए। But the officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay tax। तो कंपनी को ये राइट दिया गया था कि वो जो है ट्रेड कर सकते हैं ड्यूटी फ्री, लेकिन जो उनके ऑफिशियल्स थे वो प्राइवेटली भी ट्रेड कर रहे थे अदर साइड में, और उनको क्या है? टैक्स देना था। ठीक है, उनको ड्यूटी टैक्स देना था। दिस दे रिफ्यूज टू पे, कॉजिंग एन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल।
ठीक है। तो ये जो टैक्स है जो उनको देना था, जो प्राइवेटली ट्रेड कर रहे हैं, वो उनको पे नहीं किया। उससे क्या है, बंगाल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। तो हमने इसके पहले चैप्टर्स में देखा था कि नवाब कौन था बंगाल का, मुर्शिद कुली खान, इन्होंने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, ये सब देखते हुए। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक पिक्चर है, लोकल बोट्स ब्रिंग गुड्स फ्रॉम शिप्स इन मद्रास पेंटेड बाय विलियम सिम्पसन 1867। तो यहाँ पे लोकल बोट से दर्शाया गया है, शिप्स है कहाँ की, मद्रास की, और इसे किसने पेंट किया है, विलियम सिम्पसन ने। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। तो अभी हमने देखा कि कैसे ट्रेड के लिए आए थे, कैसा उन्होंने औरंगजेब से एक फरमान लिया कि हमको ट्रेड करना है, लेकिन क्या है, वो जो ट्रेड है उसको तो कर रहे हैं, लेकिन अलग से प्राइवेटली भी ट्रेड कर रहे हैं जिसमें उनको टैक्स पे करना था, नहीं पे किया। उससे क्या है, बंगाल को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। तो अभी देखेंगे हमको ये जो ट्रेड है उससे लड़ाई कैसे चालू हुई। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, ये कौन है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, गवर्नर जनरल रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव की फोटो है। Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified. तो यहाँ पे 18th century जो है आते आते जो है जो लड़ाई है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, मतभेद है, किसके बीच में, कंपनी और नवाब और बंगाल के बीच में क्या हो गया, इंटेंसिफाइड हो गया। इंटेंसिफाइड मतलब बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, बंगाल नवाब asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time। और जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, जो बंगाल के नवाब था, ठीक है, उन्होंने क्या है, अपना जो पावर ऑटोनॉमी है, ठीक है, अपना एक साम्राज्य जो है वहां पे स्थापित कर लिया, अपना एक शासन जो राज्य है, मतलब वहां पे जो है अब किसका शासन है, किसका राज है, ऑटोनॉमी मतलब एक, मतलब किसी एक व्यक्ति का राज। तो किसका राज है यहाँ पे, बंगाल के नवाब की। तो मुर्शिद कुली खान वाज फॉलोड बाय, ठीक है, उस समय जो है नवाब कौन था, मुर्शिद कुली खान था। उसके बाद जो नवाब कौन था, अलवर्दी खान था। उसके बाद कौन, सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला, ये थे एज अ नवाब ऑफ बंगाल। ये तीनों जो है वन बाय वन, मतलब मुर्शिद कुली खान, उसका सक्सेसर अलवर्दी खान, उसका सक्सेसर सिराजुद्दौला खान, ये लोग नवाब थे बंगाल के। ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। तीनों जो थे क्या है, स्ट्रॉन्ग रूलर थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर कंपनीज ट्रेडिंग राइट टू ट्रेड, डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। तो उन्होंने अब इसको, इनको क्या है, जो कंपनी है उनको रोकना चालू किया। तो क्या है, उन्होंने देखिए, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कंपनी को कोई भी कंसेशन देने के लिए, और उनसे क्या है, ट्रिब्यूट्स मांगे कि कंपनी अगर ट्रेड करना है तो उसके लिए उनको क्या है, ट्रिब्यूट देना पड़ेगा, एक टैक्स देना पड़ेगा। और उनको क्या है, डिनाई कर दिया, मना किया कि कोई भी भाई वो कॉइन वगैरह यहाँ मिंट नहीं करेंगे, कॉइन्स वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे। और उनको किस चीज के लिए रोका, कि जो फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, जो वहां अपने लिए फोर्ट्स वगैरह बना रहे हैं, जो बाउंड्रीज बनाते जा रहे हैं और जो अपना बेस बना रहे हैं, उसके लिए भी उन्होंने मना किया। एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट, दे क्लेम दैट द कंपनी वाज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटीज ऑफ नवाब। तो देखिए उन्होंने क्या किया, जो बंगाल के जो नवाब है, उन्होंने क्या बोला, जो कंपनी जो है वो क्या है, मतलब धोखाधड़ी कर रही है, ठीक है, कंपनी ऑफ डिसीट। एंड क्या क्लेम किया, कंपनी जो है उन्होंने छीन लिया है बंगाल की, जो बंगाल से जो बहुत सारा जो अमाउंट है रेवेन्यू के फॉर्म में जिसको कलेक्ट करना था, डिप्राइविंग मतलब उन्होंने छीन के रखा है बंगाल से, ठीक है, और उनको उसको वापस देना है। और क्या है, अंडरमाइनिंग, ठीक है, अंडरमाइनिंग का मतलब विश्वास को कम कर रही है। जो नवाब ने उनके ऊपर विश्वास करके उनको जो ये अथॉरिटी दी थी, है ट्रेडिंग के लिए, जो उनको फरमान दिया था, औरंगजेब ने दिया था, तो ये जो विश्वास है उनका, जो अथॉरिटी है नवाब की, उनकी कम करते जा रही है। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स। और ये भी कर रहे थे, क्या कर रहे थे वो लोग, टैक्सेस पे करने से मना कर रहे थे, और कुछ भी लेटर लिख रहे हैं, मतलब जिसमें वो क्या है, नवाब जो है उनको क्या कर रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसे लेटर्स लिख रहे हैं जिसमें उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, डिसरेस्पेक्टफुल काम कर रहे हैं, और उनके जो ऑफिसर्स हैं उनको मतलब नीचा दिखा रहे हैं। The company on its part declared that the unjust demands of the local officials were ruining the trades of the company and the trade could flourish only if the duties were removed। और कंपनी जो अपने तरफ से क्या डिक्लेयर कर रही है, क्या घोषणा कर रही है, कि ये जो अनजस्ट डिमांड्स है ना, अनजस्ट डिमांड मतलब ये अन्याय पूर्वक नहीं, फेयर नहीं है, अच्छे डिमांड्स नहीं है। जो लोकल ऑफिशियल्स हैं वो क्या है, उनके जो ये डिमांड्स है
उनसे क्या है, जो ये जो ट्रेडिंग है वो क्या है, इसमें बाधा आ रही है, ठीक है, वो खराब कर रहे हैं जो ट्रेड है, ट्रेड करना चाह रही है कंपनी उसको। और ट्रेड जो है तभी फ्लरिश हो सकता है जब ये ड्यूटीज जो है उनको रिमूव किया जाए। देखिए कितनी चालाकी से जो कंपनी बना के आए हैं, भैया कंपनी यहाँ पे रेट भी करना है, ड्यूटी भी नहीं देखना, मतलब टैक्सेस भी नहीं देने, तो ऐसा कैसे चलेगा। ठीक है, आज भी अगर कहीं पे अगर आपको कुछ करना है, काम करना है, तो टैक्सेस तो आपको पे करने ही, तो उस समय भी ऐसा ही था। तो इट वॉज ऑल्सो कन्विंस दैट टू एक्सपांड ट्रेड इट हैज टू एनलार्ज सेटलमेंट बाय अ विलेजेस एंड बिल्ड इट फोर्स। और ये भी वो कन्विंस करना चाह रहे थे कि क्या, अगर ट्रेड उनको एक्सपांड करना है तो उनको जो अपनी सेटलमेंट्स है उनको बढ़ाना पड़ेगा, जो उनके रहने का जो एरिया उनको बढ़ाना पड़ेगा, उनको विलेजेस की भी जरूरत पड़ेगी, तो उनको विलेज खरीदना पड़ेगा, और उनको जो है अपने लिए किले भी बनवाने पड़ेंगे। द कॉन्फ्लिक्ट्स लेड टू कॉन्फ्रंटेशन एंड फाइनली क्यूमुलेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते जा रहे थे, ये जो मतभेद होते जा रहे थे, इससे क्या हुआ कि एक आर्ग्यूमेंट, एक विवाद सा हो गया, और फाइनली जो है उसका रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है, क्यूमुलेटेड मतलब फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, जो बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे हमको देखना है बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। तो when अलवर्दी खान died in 1757, ठीक है, मुर्शिद अली खान के बाद अलवर्दी खान, तो इनकी मृत्यु कब हुई, 1756 में। तो सिराजुद्दौला became the नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, अब कौन है नवाब, सिराजुद्दौला खान। द कंपनी was worried about his power and keen on a puppet ruler who could willingly give trade concessions and other privilege। तो कंपनी जो है घबरा गई थी कि भाई अब उसका पावर जो है थोड़ा कम होते जा रहा था, और कीन, ठीक है, और वो क्या क्या चाहती थी कि जो एक पपेट रूलर चाहती थी, मतलब पपेट रूलर मतलब क्या, लिटरली अ टॉय दैट कैन मूव विद स्ट्रिंग्स, ठीक है, पपेट का मतलब क्या होता है, टॉय होता है जिसे स्ट्रिंग से हिलाया जाता है। द टर्म इज यूज्ड डिसअप्रूविंग टू रिफर अ पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय समवन। और यहाँ पे पपेट रूलर का क्या मतलब हो रहा है, कोई भी जो शासक है, कोई भी जो नवाब है, जो कोई भी रूलर है, वो कैसा होना चाहिए, ब्रिटिशर्स के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से, कि वो उनकी बातें मानकर चले, वो जैसा बोले वैसा वो करते जाए। तो एक पपेट रूलर चाहिए तो वो क्या है, अपने से क्या है ट्रेडिंग कंसेशन दे दे भाई, और सारी जो प्रिविलेजेस हैं उनको दे दे। सो इट ट्राइड थ्रू दो विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला's राइवल बिकम द नवाब। तो यहाँ पे उन्होंने क्या काम किया भाई, देखिए कितना घटिया काम कर रहे हैं लोग। इन मतलब उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला का जो एक राइवल था, उनका दुश्मन था, उसको नवाब बनाने के लिए उनके मतलब कोशिश कर रहे हैं। एंड इन्फ्लुएटेड, ठीक है, एंड इन्फ्लुएटेड Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of its dominant, stop fortification and pay the revenues। तो भाई एकदम गुस्सा होके झुंझुलाए हुए जो सिराजुद्दौला कंपनी क्या बोलते हैं कि भाई तुम हमारे जो एरिया है, जो डोमिनेंट मतलब उनका जो साम्राज्य है, वहाँ जो पॉलिटिकल अफेयर्स है, ठीक है, उनके राइवल्स को आप हेल्प कर रहे हो, ठीक है, तो ये इसमें हस्तक्षेप करना, मेंटलिंग मतलब हस्तक्षेप करना, वहां पे इंटरफेरेंस करना बंद करे, और जो है ये किले वगैरह बनाना बंद करे, और जो उनको रेवेन्यू पे करना है उसको भी जल्दी से जल्दी पे कर दे। आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड, द नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कजिम बाजार, captured the company official, locked the warehouse, disarmed all Englishmen and blockaded English ships। तो देखिए अब ये सारे जो फैसले जो है वो फेल हो गए, सारे जो नेगोशिएशन करना है, समझौता करना है, नेगोशिएशन मतलब समझौता करना है, समझौता जो हो गया वो मतलब फेल हो गया, कोई भी समझौता काम नहीं हो रहा है। तो नवाब जो है क्या है, लड़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं, किनके साथ, 30,000 सोल्जर्स के साथ, और क्या करते हैं, इंग्लिश की जो फैक्ट्री है कजिम बाजार में, वहां पे कब्जा करते हैं, जो कंपनी ऑफिसर्स है उनको कब्जा करके रख लेते हैं, उनको बंदी बनाते हैं, और उनके वेयर हाउसेस में ताला लगा देते हैं, और जो इंग्लिश मैन है जिनके पास जो आर्म्स होते हैं, आर्म्स थे, जो बंदूक वगैरह थे, उनको छीन लेते हैं, और क्या है जो इंग्लिश शिप्स है उनको रोक देते हैं बाहर जाने से। then he marched to Calcutta to establish control over company's fort there। उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, कैलकाटा की तरफ जाते हैं, जो कंपनी का जो फोर्ट है वहां पे उसको अपने कंट्रोल में लाने के लिए। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ कैलकाटा, कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंट फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो अब भी ये जो न्यूज फैली कि जो कलकत्ता है वहां पे जो है अलवर्दी खान जो है, सॉरी सिराजुद्दौला जो है वहां पे सोल्जर्स लेके आ रहे हैं, और ये सब सारा जो मामला हो गया है, तो कंपनी ऑफिशियल जो है मद्रास से क्या फोर्सेस सेंड करते हैं
ठीक है, और किसके कमांड में? रॉबर्ट क्लाइव के कमांड में, रेनफोर्स्ड बाय नेवल फ्लीट्स, और इनके पास क्या होता है? नेवल फ्लीट्स के साथ वो इनको भेजते हैं। ठीक है, रेनफोर्स मतलब और ज्यादा ताकतवर अपने जो फोर्सेस है उसको और ताकतवर बनाने के लिए वो किसके साथ आते हैं? नेवल फ्लीट्स के साथ, मतलब नेवल में जो अपनी नेवी के साथ वो वहां पे हमला करने के लिए आते हैं। ठीक है, जहाज के साथ। प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन विद द नवाब फॉलो, ठीक है, तो बहुत ही लंबी जो है समझौता करने की कोशिश की नवाब के साथ। फाइनली इन 1757, ठीक है, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। तो भाई पूरा सारा जो समझौता है वो कुछ भी मतलब उसका निष्कर्ष नहीं निकला, कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। तो 1757 में जो रॉबर्ट क्लाइव है वो कंपनी के जो है अपनी कंपनी के आर्मी के साथ, ठीक है, ये कंपनी के आर्मी में कौन सी? नेवल फ्लीट्स भी है, सिराजुद्दौला के साथ लड़ाई करने आते हैं। कहाँ पे? प्लासी। वन ऑफ द मेन रीजन, ठीक है, यहाँ पे हमको एक और पिक्चर देखना है। द जनरल कोर्ट रूम, ईस्ट इंडिया हाउस, लियंडन हॉल स्ट्रीट, द कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, प्रोप्राइटर्स मतलब जो भी ट्रेडर्स हैं, एंड हैड देयर मीटिंग्स in the East India House of Leaden Hall Street in London. This is a picture of one of their meetings in progress. तो यहाँ पे मीटिंग हो रही है, कहाँ पे? लंदन में हो रही है। ठीक है, तो the main cause of defeat of the Nawab was that forces led by Mir Jafar, one of the Sirajuddaulla's commander, never fought the battle. अब देखिए यहाँ पे जो हारा क्यों नवाब, ठीक है, हारा क्यों? तो जो फोर्सेस जो है वो किसके अंडर? मीर जाफर क्या था? सिराजुद्दौला का कमांडर था। उन्होंने क्या है? लड़ाई लड़ी ही नहीं। ठीक है, सिराजुद्दौला जो है वहां, अब भैया अगर कोई नवाब है या राजा है वो पूरी लड़ाई तो खुद नहीं लड़ेगा, वो अपने अंडर कमांडर्स रखेगा। तो उनके अंडर का जो कमांडर था मीर जाफर, ठीक है, उन्होंने क्या है? कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं। क्यों नहीं लड़ी? देखेंगे। Clive had managed to secure his support by promising to make him नवाब after crushing सिराजुद्दौला। तो क्लाइव जो है वो क्या है? मीर जाफर को मतलब अपने तरफ ले आए थे और उनको क्या है? अपने सपोर्ट में ले आए थे, और क्या बोला था? उनको वादा किया था कि अगर सिराजुद्दौला को वो हरा देगा, मतलब सिराजुद्दौला को खत्म करने के बाद मीर जाफर को वो क्या बना देगा? बंगाल का नवाब बना देगा। इसलिए जो मीर जाफर जो है उन्होंने क्या किया? घुसपैठ किया, उन्होंने कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेन विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया। तो पहली बैटल थी बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, ये फेमस क्यों है? क्योंकि जो फर्स्ट जो है विक्ट्री, ठीक है, जीत हुई जो कंपनी है उनकी इंडिया में। तो यहाँ पे सिराजुद्दौला की एक पिक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे द प्रोमिस ऑफ रिचेस, ठीक है, एक सोर्स है जिसे हमको बहुत कुछ पता चलता है। तो the territorial ambition of the mercantile East India Company were viewed with distrust and doubt in England. After the Battle of Plassey, Robert Clive wrote to William Pitt, one of the principal secretaries of state, to English monarch on 17 जनवरी 1759 फ्रॉम कैलकाटा। तो देखिए ये जो एम्बिशन था, ये जो इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको क्या है? थोड़ा सा डाउट में ले रहे थे इंग्लैंड के लोग। ठीक है, जो इंग्लैंड के जो हाई जो वहां के जो निर्णय करने वाले जो लोग हैं वो उनको क्या है? थोड़ा सा डाउट में ले रहे थे। और ये जो बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो रॉबर्ट क्लाइव है वो वहां का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ठीक है, इंग्लिश मोनार्क है वहां पे जो विलियम पिट, उसको एक लेटर लिखते हैं, उसका एक पार्ट दिया गया है। और ये कब का लेटर है? 17 जनवरी 1759 का। बट सो लार्ज सोवेनिटी में पॉसिबल बी एन ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंसिव फॉर मस्टल कंपनी, आई फ्लैटर माई सेल्फ। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि मैं अपने आपको अधीन रखता हूँ, दैट देयर विल बी लिटिल और नो डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग द एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ दिस रिच किंगडम। नाउ आई लीव यू टू जज वेदर an income yearly of 2 million sterling with the position of 3 province be an object deserving the public attention। तो वहां पे वो बताना चाह रहे हैं कि भाई वो उनके ऊपर रखते हैं कि यहाँ पे उनको क्या देगा? इनकम दिया जाएगा 2 मिलियन स्टर्लिंग का। स्टर्लिंग जो है वहां की करेंसी है। ठीक है, और क्या है? 3 राज्यों का पोजीशन उनको दिया जाएगा। तो ये जो है डिजर्विंग एन ऑब्जेक्ट डिजर्विंग इन पब्लिक अटेंशन। ठीक है, इनके बारे में इन्होंने लिखा है।
After the defeat at Plassey, Sirajuddaulah was assassinated and Mir Jafar made the नवाब। ठीक है, तो अब जो है बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है सिराजुद्दौला जो है उसको क्या कर दिया, एसिनेटेड मतलब उनको मार दिया गया। ठीक है, और मीर जाफर को क्या बना दिया गया, नवाब। द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या है, कंपनी जो है अब नहीं चाहती थी कि वो सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन का वो ले लिया अपना। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपांशन ऑफ ट्रेड। और उनका ऑब्जेक्टिव अभी क्या ऑब्जेक्टिव था कि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करें। If this could be done without conquest, through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territory need not to be taken over directly। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भाई उनको कोई एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं करना, अपना साम्राज्य नहीं स्थापित करना है। उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनको अपना ट्रेड को एक्सपांड करना है। उनके लिए क्या चाहिए, लोकल रूलर्स चाहिए जो क्या है उनको प्रिविलेजेस चाहिए, जो उनको छूट चाहिए वो दे सके। Soon the company discovered that this was rather difficult। और धीरे धीरे कंपनी को क्या है, जल्दी ही कंपनी को क्या है, उनको ये मतलब पता लग गया कि भाई ये करना बहुत ही डिफिकल्ट है कि उनको ट्रेडिंग के लिए जो वो प्रिविलेजेस चाहते हैं वो मिल जाए। इसलिए वो क्या किए देखिए, और इवन द पपेट नवाब्स वेर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड देम टू। और ये जो पपेट नवाब हैं, जैसे कि मीर जाफर को उन्होंने नवाब बनाया है, ये क्या है हमेशा उनके लिए हेल्पफुल नहीं रहते थे। आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सॉवरेनिटी इफ दे वांटेड रेस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट। क्यों नहीं कर सकते थे भाई, जो भी कंपनी बोल रही है, जो भी वो चाह रही है, जो प्रिविलेजेस चाह रही है, वो इसलिए नहीं दे सकते थे कि भाई अगर वो नवाब है तो उनके जो अपनी जो अपना जो राज्य के लोग हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके सामने भाई अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखनी है। अभी वो राजा है, वो राज्य के लोगों का भला चाहते हैं, ये सब करना है उनको। What could the company do? ठीक है, तो अब यहाँ पे है कि कंपनी को करना क्या चाहिए। When मीर जाफर protested, the company dispossessed him and installed मीर जाफर in his place। तो जैसे कि मीर जाफर को उन्होंने नवाब बनाया था, जब वो कंपनी को मना करने लग गए तो उन्होंने क्या किया, मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम को वहां पे नवाब बना दिया। मीर जाफर को हटा दिया वहां से और किसको बना दिया, मीर कासिम को वहां पे बिठा दिया नवाब। When मीर कासिम complained, he in turn was defeated in the battle fought at बक्सर। तो अब जब मीर कासिम भी जो है कंप्लेन करने लग गया कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, उनको प्रिविलेजेस नहीं दे सकते, तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर एक नई बैटल हुई, एक नया लड़ाई हुआ। कहाँ पे, बैटल फॉट एट बक्सर। और कंप्लेन जो मीर कासिम है वो हार गया 1764 में। ड्रिवन आउट ऑफ बंगाल एंड मीर जाफर वाज री इंस्टॉल। अब देखिए वो फिर से उसको बंगाल से मतलब भगा दिया, किसको, मीर कासिम को, और फिर से मीर जाफर को वहां पे बिठा दिया गया। द नवाब, ठीक है, ये कौन है नवाब, अब मीर जाफर। नवाब हैड टू पे रुपीज 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its wars and meet the demand of trade and other expenses। तो यहाँ पे नवाब को ही भैया पेमेंट देना है, कितना, इतना पेमेंट देना है, और कंपनी, लेकिन ये जो पैसे कंपनी के पास कम पड़ जाते थे क्योंकि उनको भाई लड़ाई लड़नी है, उसको फाइनेंस करना है, अपना जो ट्रेडिंग डिमांड है उसको पूरा करना है, और अपने अदर एक्सपेंसेस के लिए भी उनको पैसे चाहिए होते थे। इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू। तो उनको बहुत सारी टेरिटरीज की जरूरत थी और ज्यादा पैसे की जरूरत थी, मोर रेवेन्यू की जरूरत थी। बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765, द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब, क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स ऑफ आवर। तो यहाँ पे मीर जाफर जो है 1765 में इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो कंपनी है उसके जो पर्पस है वो चेंज हो जाता है। तो जो नवाब, वो पपेट नवाब जिसके साथ काम करने में मतलब असमर्थ हो रहे थे, तो क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव जो है, वो क्या डिक्लेयर करता है कि भाई हम ही नवाब बन जाते हैं, हमको किसी के अंडर रह के किसी से काम करवाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे 1765 में तो मुगल एम्परर है, उन्होंने कंपनी को दीवान बना दिया प्रोविंस ऑफ बंगाल का। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेस ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे जो है दीवानी क्या है ना, ये जो दीवानी है उसमें क्या है, जो कंपनी जो है वो जो रिसोर्स है बंगाल का, इसको यूज कर सकती है। दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम दैट कंपनी हैज अर्लियर फेस। इससे क्या है, जो प्रॉब्लम कंपनी को फेस करनी पड़ती थी पपेट रूलर के साथ में, ठीक है, जो उनको प्रिविलेजेस चाहिए होते थे, उनको एक्सपेंसेस चलाने के लिए रेवेन्यू चाहिए होता था, वो अब क्या सॉल्व हो गई। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपांडेड। और अर्ली 18th सेंचुरी के आते आते जो ट्रेड है वो क्या है, बहुत ही बढ़ गया। बट इट हैड टू बाई
मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। अब जो उनको गुड्स खरीदने थे इंडिया से, तभी तो उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो इंडिया में गुड्स जो खरीदते थे वो किससे, गोल्ड और सिल्वर कॉइन से खरीदते थे। और कहाँ से आता था, वो ब्रिटेन से आता था। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। और अब क्या था, ये ऐसा टाइम था, ठीक है, ये क्यों करना पड़ता था कि ब्रिटेन के पास ऐसा कोई भी सामान नहीं था जिसे वो इंडिया में बेच सके। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। अब जब गोल्ड जो है ब्रिटेन से आना था वो क्या है, धीरे हो गया बैटल ऑफ प्लासी। तो आउटफ्लो मतलब वहां से जो गोल्ड आ रहा है वो क्या हो गया, अब थोड़ा कम होने लग गया। एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द असम्पशन ऑफ दीवानी। और दीवानी जो उन्होंने ले लिया उसके बाद वहां के जो ऑफिशियल्स थे वो यहाँ पे भी गोल्ड भेजना ही बंद कर दिए। नाउ रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। अब क्या है, जो रेवेन्यू मिल रहा है उनको इंडिया से, उसी से ही कंपनी को अपने एक्सपेंसेस चलाने हैं। दिस रेवेन्यू कुड बी यूज्ड टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया, मेंटेन कंपनी ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्स एंड ऑफिसर्स एट इंडिया। तो ये जो रेवेन्यू को किस लिए यूज करते थे, कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल पे एक सामान खरीदने के लिए, अपनी जो कंपनी है उसके ट्रूप जो सोल्जर्स उसको मेंटेन करने के लिए, और जो ये फोर्ट्स वगैरह बनाते थे उसके लिए, और जो ऑफिसर्स हैं उनका मेंटेनेंस करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हमारा ही पैसे से हमारा ही सामान खरीद के ये बाहर वहां जो अपना ब्रिटेन में जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां जाके बेच रहे, समझ रहे हैं आप। यहाँ से ये रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, जहाँ की इनको बंगाल के दीवान बना दिया गया भी कंपनी को, तो यहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, यहाँ से सामान खरीदेंगे और वहां अपना बाहर बेच के ये पैसे कमाएंगे। ठीक है, तो आगे जो है हम नेक्स्ट जो सेशन है उसमें देखेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझा कि कैसे जो है कंपनियां ट्रेडिंग के लिए आई। भाई एक जगह का उनको दीवानी मिल चुका है, एक जो प्रोविंस है बंगाल उस पे, उसके ऊपर ये कब्जा कर चुके हैं। अब आगे ये क्या करते हैं हम ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भाई एक कहानी की तरह देखिए बिल्कुल से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। मैं होप करती हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया, समझ में आया है तो कमेंट करके बताएं। कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।